हेलो दोस्तों, तो ये आप लोगों का केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हम आप लोगों को केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करना बताने वाले हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आते हैं, और ये एक बात आपको बोल 100% आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर टफ आएगा। ऑब्जेक्टिव आप लोगों के टफ आने वाले हैं। तो आप लोगों को जो भी चीज़ यहाँ पे बताएंगे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोगों से ये चीज़ नहीं बनती होगी जो हम आपको वीडियो में बताएंगे। और उसके अलावा जितना कुछ भी बचता है वो आप लोगों से बनता हुआ, ठीक है ना। तो जो नहीं बनता है आप लोग वो चीज़ सीख लीजिए, और बाकी हम आपको बताते चलते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चंस के आने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले आपने टारगेट बैच में इनरोल नहीं किया था, टारगेट बैच को इनरोल कर लीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, और लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, परासरणी दबाव हिंदी में इसको कहते हैं, ठीक है। ये जब भी आपको देखने मिलेगा तो तीन चीज आएंगी, बस आप लोग याद रखिएगा। वॉन्ट ऑफ फैक्टर, बर्कले हार्टली मेथड और फेरियर मेथड। इस इन तीनों मेथड के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर यूज किया जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। मोलर कंसंट्रेशन को हिंदी में दाढ़ एकाग्रता बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये चीज भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जहाँ पे आता है अगला, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, इस प्रकार से आप लोग स्टडी करेंगे ना, तो आप लोगों का देखिए टाइम भी कम लगेगा स्टडी करने में, और चीज़ें भी आप काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेंगे, और एक बार आप लोगों के दिमाग में सारी चीज़ फिट भी हो जाएंगी, ठीक है ना। यदि आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड और सही गलत को बिल्कुल सही करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको यही तरीका करना पड़ेगा। ये टॉपर का एक तरीका है, स्मार्ट स्टडी करने का एक आसान तरीका है। यदि आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग देखिए काफ़ी अच्छा पेपर आएगा। जी, अच्छे से बायोलॉजी वाले जानते हैं, जिनको ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स के फंसे थे पूरे पूरे, ठीक है ना, जिनने इसको पढ़ा था, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आप लोगों को इसका फॉर्मूला और यूनिट पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला यूनिट आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को अवसाद हिमांक को बोलते हैं हिंदी में। इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है, क्या किसको क्या बोलते हैं, सब कुछ हमने हिंदी में भी लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो अवसाद हिमांक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी होता है। मोललता, हिंदी में मोललता बोलते हैं, ठीक है ना। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। कभी भी आता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स, आप लोग को इस चीज़ से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा। और टेम्परेचर में अफेक्ट करता है, हमेशा याद रखिएगा, जो मोलैलिटी है वो टेम्परेचर में अफेक्ट करती है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। क्वेश्चंस इन्हीं में से बनने वाले हैं और कुछ नहीं बनने वाला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछेंगे, आप लोगों ने सॉल्यूशन की डेफिनेशन सबने पढ़ी है। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं सबने पढ़ा होगा, ठीक है। विलियन, यानी कि विलियन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को बताना है। ब्रास कौन सा सॉल्यूशन है। आप लोगों ने जब सॉल्यूशंस के टाइप पढ़े हैं तो उसमें आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा सॉल्यूशन के टाइप के एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल पूछेगा, ब्रास कौन सा सॉल्यूशन है आप लोगों का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रास कौन सा सॉल्यूशन में आता है। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको आंसर देंगे, आप लोगों को पता है तो, ठीक है। और इस आप लोगों के सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आप लोगों को ये चीज भी पूछी जाती है, मोलैलिटी की आप लोगों को डेफिनेशन, फॉर्मूला, एसआई यूनिट, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। यही चीज़ पूछते हैं, वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप बताइए। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मेरे ख्याल से याद होगी, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल भी आता है आप लोगों का एक, और आप लोगों को क्वेश्चन भी आएगा। लास्ट ईयर मोलैलिटी का डेफिनेशन आया था, आप लोगों को बताना था मोलैलिटी क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। क्या आप लोगों को मोलैलिटी फॉर्मेलिटी नॉर्मेलिटी सब कुछ याद है, तो बहुत ही बढ़िया। आप लोगों से ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा आपको, ठीक है ना। जितनी चीज़ बताई हैं इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म बनने वाला है। चलिए, अब अपन लोग आगे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, हमेशा याद रखिएगा, कंडक्टेंस होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, और हिंदी में ये भी हमने रख दिया है, प्रतिरोध का परास्त्रिक, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और इसका हमेशा याद रखिएगा, 1 cc जो होता है वो होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी आती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हिंदी में जो बोलते हैं, और 1 cc कंडक्टेंस का 1 cc जो होता है
वो आप लोगों का स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, ठीक है। और चीज़ें अपन लोग देखते हैं यहाँ से आगे। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं, जो बैड कंडक्टर होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। जो अच्छा कंडक्टर होता है सिर्फ उसी में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए, विद्युत, ठीक है ना। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन और पूछता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला क्या चीज होता है। तो आप लोगों को बताना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, ठीक है ना। याद रखिएगा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है, लेकिन केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये चीज याद रखिएगा। ट्रू फॉल्स में आप लोगों को ये क्वेश्चन आ सकता है, इससे इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या ये चीज आप लोगों को कन्वर्ट करके देगी। तो आप लोगों को बताना है नहीं देती है, ठीक है। ये चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करती है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करती है। ये चीज़ याद रखिएगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो 1 m होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 m होता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स में आप लोगों को बहुत काम आएगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक की जो एसिटिक एसिड यानी कि एसिटिक अम्ल होता है वो वीक होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है। एसिटिक अम्ल जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड में अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितनी भी चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट पूछ सकता है, फॉर्मूला पूछ सकता है, खरास रॉ का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पूछ सकता है इस चैप्टर में से। बस आप लोगों को रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को। बाकी बेस जो चीज़ इसमें आपको नहीं पता थी वो चीज़ हमने बता दी है। इसके बाद आपको सब कुछ पता रहेगा, क्योंकि एसआई यूनिट वगैरह पूछा जाएगा। कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, वो आप लोग अपनी परीक्षा अध्ययन से देख लीजिएगा। नहीं तो आप लोगों को ऑलरेडी याद होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन याद जरूर करी होगी, तो वो चीज़ आपको याद है, ठीक है ना। तो ऐसा ही यूनिट और फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ पूछी आएगी आप लोगों से पेपर में। और यहाँ पे भी हम आप लोगों का 1 नंबर कंफर्म मांगते हैं, ठीक है ना। जो चीज़ आप लोगों को याद करनी थी, नहीं पता थी, वो चीज़ हमने यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग और आगे देखने वाले हैं कुछ चीज़ें जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है इस रिडॉक्स रिएक्शन में। तो वो चीज़ होती है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रिएक्शन को अभिक्रिया बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन में एनोड इलेक्ट्रोड होता है, और इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होती है जो रिडक्शन में आप लोगों का कैथोड इलेक्ट्रोड होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन में आप लोगों का एनोड होता है और रिडक्शन में आप लोगों का कैथोड होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। और सेल कांस्टेंट यानी कि कोशिका स्थानांतरक, ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला L/A होता है। यूनिट आपकी ये होती है, याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि आपको यही चीज़ आएगी। नैनोस इक्वेशन को आप लोगों का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा ही यूनिट याद होनी चाहिए। और एक कुछ चीज़ें आप लोगों को और ऊपर वाली चीज़ें बता दें जो आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में पूछी आती हैं। जो पोटेंशियल रिडक्शन होता है, नैनोस इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल रिडक्शन होता है। जब पोटेंशियल रिडक्शन की बात होगी तो नैनोस इक्वेशन आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। सॉरी, चलिए अपन लोग आगे देखते हैं। और नैनोस इक्वेशन में कभी भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। कभी कभार आपको ट्रू फॉल्स में या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जरूर ही आएगा ये चीज़ की नैनोस इक्वेशन नो इफेक्ट टेम्परेचर होती है और इलेक्ट्रोलाइट होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी काम में आएगा आप लोगों के, ठीक है ना। जितनी चीज़ें बता रहे हैं सब कुछ आप लोगों के अध्ययन में है, पेपर में आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टिविटी जो है आप लोगों की किस पे डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पे लिख लो आप लोग, यानी कि बिलियन, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन जो रहती है वो किसमें, टेम्परेचर में और कंसंट्रेशन में और प्रेशर में आप लोगों की डिपेंड करती है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसके अलावा कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती है। ऑब्जेक्टिव में ये आंसर आपसे पूछ सकता है, कंडक्टिविटी डिपेंड ऑफ द सॉल्यूशन। तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक सही रहेगा, बाकी सारे गलत रहेंगे। जब डज नॉट डिपेंड ऑफ द सॉल्यूशन आप लोगों को दे देगा, तो इनमें से सारे दे देगा और एक गलत रहेगा, वो आपको टिक करना रहेगा। ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए एक फैरेड इक्वल्स टू कितने कॉलम होते हैं, 96500 कॉलम होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, आप लोगों का अध्ययन में भी ये क्वेश्चन दिया गया है,
ये चीज़ याद रखिएगा। और पोटेंशियोमीटर जो है ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तनाव नापने का यंत्र। याद रखिएगा आप लोग, तनाव किससे नापते हैं? ईएमएफ से। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, चीज़ को याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है ना। यदि आप लोग ने इतनी चीज़ क्लियर हुई है, बहुत अच्छे। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं, आगे चीज़ों को क्लियर करेंगे। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे समझिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा ऑब्जेक्टिव में। इसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसकी एसआई यूनिट पता होनी चाहिए। आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोगों को नहीं पता है वो चीज़ हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है अपने एक्टिव मास में, याद रखिएगा ये चीज़। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डिपेंड करती है एक्टिव मास में, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमने लिख दिया प्रतिक्रिया की दर सीधे अभिकारक की सिद्धांत में। ये चीज़ जो आप लोगों को लिखा गया है ना, इसी चीज़ को हमने हिंदी में लिख दिया है, ठीक है ना, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम न जाए। और हमेशा याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे तो हमेशा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। यदि हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, याद रखिएगा। अब वहाँ पे क्वेश्चन 20 डिग्री सेल्सियस आता है तो यहाँ पे आप लोग 4 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करते चलिएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है ना। इसमें से एक क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का 100%, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। और रेट ऑफ रिएक्शन के बाद आप लोगों को याद होना चाहिए एसआई यूनिट, फार्मूला, ठीक है ना, और डेफिनेशन। ये 3 चीज़ और याद कर लीजिएगा आप लोग, मेरे ख्याल से याद होगी क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आप लोगों को पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है O2H2 क्या होता है? फ्यूल सेल होता है, याद रखिएगा। फ्यूल सेल का जब भी आपको नाम लेना है, यानी कि ईंधन सेल का, तो O2H2 आप लोगों को बिल्कुल याद आना चाहिए। कहीं भी आपको O2H2 दिखता है तो फ्यूल सेल है वो चीज़। ड्राई सेल क्या होता है? शुष्क सेल होता है हिंदी में। ड्राई सेल में अपन लोग ग्रेफाइट कैथोड का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी काम पे आएगा। और सी की बात करते हैं तो सी की जो पोटेंशियल वैल्यू होती है वो होती है 0.0 वोल्ट होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, सी की पोटेंशियल वैल्यू बताइए। सी मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। ये चीज़ होता है, सी की वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है। आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है। इसके बाद नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है रस्टिंग ऑफ आयरन, कैरोजन, सबको पता है लोगों में जंग लगना, जंग होता है, ठीक है, ये चीज़ बताना है। और कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन, गैल्वेनाइजेशन। ये चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये आपको मेसो कॉलम में या फिर टिक द करेक्ट आंसर में पूछी जा सकती है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का आता है लीड एक्यूमुलेटर सेल, ठीक है ना, यानी कि सीसा संचारक सेल हिंदी में बोलते हैं। H2SO4 का यूज़ होता है इस सेल पे। यदि H2SO4 की बात होती है, मेसोकॉलम में आता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि ये चीज़ होती क्या है। और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, आपको वो बतानी है। शकरणीय ऊर्जा, इसको हिंदी में कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा हाई रहती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और हाई रेट ऑफ रिएक्शन भी रहता है। एक्टिवेशन एनर्जी हाई रहेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आप लोगों की हाई रहने वाली है। प्रतिक्रिया की उच्च दर होगा, आप लोग हमेशा ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। जितना भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है, आप लोगों का 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनने ही वाला है। ज़्यादा होगा तो आपको और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव रेडी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग एक बार फिर से बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी जो चीज़ हमने बताया है। टारगेट बैच में इसका आपको पीडीएफ अभी शेयर हो जाएगा। इसके आगे आप लोगों को एक वीडियो और मिलने वाली है जिसमें हम और चीज़ें आप लोगों को बताएंगे और आगे के चैप्टर्स के अपन लोग ऑब्जेक्टिव्स को प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो वो चीज़ आप लोग काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा जिससे कि आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आपने अपने टारगेट बैच को इनरोल नहीं किया, इनरोल कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।